में कह दिया था। लेकिन अब हॉल में बैठे सभी लोग बेकरारी से वीरेंद्र के बोलने का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र की हवा खराब हो रही थी। मुझे तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, मैं क्या बोलूंगा सबके सामने। पक्का मैं कुछ उल्टा सीधा करने वाला हूं। आज तो मेरी सबके सामने धज्जियां उड़ जाएंगी। सबको पता चल जाएगा कि मैं कोई देवता वगैरह नहीं हूं। मेरे ऊपर तो नागराज का हाथ है। धर्म के नाम पर मुझे कुछ भी नहीं आता। पता नहीं फिर मेरा क्या होगा। फिर कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा, बल्कि जूते और पड़ेंगे। वीरेंद्र के मन में यही सब बातें चल रही थी। आओ वीरेंद्र, अपना भाषण शुरू करो और हम सबको बताओ अपनी योग्यता के पीछे का राज, ताकि हम भी तुमसे कुछ सीख पाए। इतना कहकर आचार्य गोविंद माइक पर से हट गए। जाने से पहले उन्होंने वीरेंद्र का आमना सामना करते हुए कहा, आज की रात तुम पर बहुत भारी पड़ेगी वीरेंद्र। आज के बाद तुम्हें अपनी जगह दिख जाएगी। ये जो तुम सबकी नजरों में इतने हीरो बने फिर रहे हो ना, एक सेकंड में जीरो बनने वाले हो तुम। आज सबकी आंखों पर से भ्रम की पट्टी हट जाएगी और तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। वो हैरान होकर गोविंद को देखने लगा। इसका मतलब आपने ये सब जानबूझकर किया था? वीरेंद्र ने चौंक कर कहा, हाँ, मुझे मौका चाहिए था तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करने का, और इससे अच्छा मौका मुझे और कहां मिलता। बल्कि इस पूरे प्रोग्राम को करवाने के पीछे हाथ मेरा ही है। मैंने श्रीधर को बोला था कि ये प्रोग्राम करवाए ताकि तुम्हारा पर्दा मैं इस प्रोग्राम के जरिए फाश कर सकूं। और देखो, सब बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे मैंने सोचा था। चलो अब मैं जाता हूं। और हाँ, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑल द बेस्ट। वीरेंद्र, अब तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर गोविंद मुस्कुराते हुए स्टेज के नीचे उतर गया। वीरेंद्र हक्का बक्का था। उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला गया था और उसे पता भी नहीं चला। एक मिनट, इसका मतलब ये सब इस कैंडी की सोची समझी साजिश थी। इतनी देर से ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा था। हे भगवान, मुझे पता कैसे नहीं चला। कैंडी की तो वीरेंद्र मन ही मन उसे सुनाने लगा। गोविंद शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए श्रीधर के पास जाकर बैठ गया। उसने अपनी टांग पर टांग रखी और वो आगे का तमाशा देखने के लिए रेडी था। वीरेंद्र ने अपना गला साफ किया। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। ऐसा पहली बार था जब उसने इतनी बड़ी भीड़ को फेस किया था। इतने सारे लोग। बचपन में याद है, क्लास में जब टीचर मुझे खड़ा होकर सबके सामने कुछ बोलने के लिए कह देते थे तो मेरी वहीं फट जाती थी। यहाँ पर तो फिर भी इतने बड़े और समझदार लोग हैं। इन सबके सामने मैं क्या बोल पाऊंगा। वीरेंद्र का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। क्या हुआ वीरेंद्र? हम सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे बोलने का, गोविंद ने अपनी सीट पर बैठे बैठे कहा। तभी वीरेंद्र ने एक फेक स्माइल पास करी और माइक पकड़ते हुए कहा, मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप सब लोग इतने योग्य, इतने ज्ञानी लोग हैं और मुझे देखिए, मैं तो मामूली सा सन्यासी हूं। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, इसलिए मैं चला जाता हूं। तभी ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। श्रीधर वीरेंद्र के ऐसे बर्ताव से एकदम शॉक था। तभी गोविंद उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। देखा श्रीधर, जिसको तुम लोग देवता मान रहे थे, ये है वो, एक नंबर का डरपोक। मैं तो इसे देखते ही समझ गया था कि ये बस बनावटी है, अंदर से इसको कुछ नहीं आता। श्रीधर का मूड ऑफ हो गया था। इतनी देर से वो वीरेंद्र को इतनी इज्जत दे रहा था, फिर उसकी ऐसी बात सुनकर उसका मूड खराब हो गया था। वीरेंद्र एम्बैरेस हो गया। इतने सारे लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी उसने बात को संभालते हुए कहा, अब मेरा कहने का मतलब है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों से बात करना चाहता हूं।
धीरे धीरे करके लोगों ने हंसना बंद किया और हॉल के अंदर फिर से शांति का माहौल बन गया। मुझे नहीं पता कि आप सब लोग मुझे क्या समझते हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि एक बड़ा इंसान बनने के लिए, या फिर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा सन्यासी बनने के लिए, किसी इंसान को पहले खुद पर भरोसा करना होगा। जिस दिन हम अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं, हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। उसके लिए हमें कोई पौराणिक कथा या फिर कोई आधुनिक तकनीक सीखने की जरूरत नहीं है। वो चीज खुद में ही इतनी शक्तिशाली होती है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। नदी पार करने के लिए मैंने कोई तकनीक नहीं सीखी थी, बस मैंने दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं इस मंदिर तक पहुंचकर ही रहूंगा, नदी पार करके। इसलिए नाव न मिलने पर भी मैंने अपने आप को उस दृढ़ संकल्प से भर लिया और मैंने अपने आप पर भरोसा किया। मेरे खुद पर भरोसे ने ही मुझे हिम्मत और शक्ति दी और मैं नदी पर चल पाया। बस मुझे इतना ही कहना था कि हर इंसान खुद में एक विजेता है, इसलिए आपको किसी से भी कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। सबके साथ अच्छे बनकर रहना जरूरी होता है। ये कहते वक्त वीरेंद्र गोविंद को घुन्ना कर देख रहा था। जो आपसे कमजोर हैं उनकी इज्जत कीजिए, और जो आपसे आगे हैं उनकी भी इज्जत कीजिए। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदकर खुद पहाड़ पर चढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए पहाड़ चढ़ना उस इंसान के गड्ढे में होने से भी बहुत छोटा होगा। वीरेंद्र की सभी बातें सुनकर सभी लोगों के एक्सप्रेशंस एकदम बदल चुके थे। वो लोग वीरेंद्र को एक अलग नजर से देख रहे थे। श्रीधर भी हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ गोविंद जल भुनकर राख हो चुका था। उसका पासा उल्टा पड़ गया था। वीरेंद्र ने न जाने कैसे माहौल को एकदम संभाल लिया। मैं अब इजाजत चाहता था। मुझे आप लोगों से बस इतना ही कहना था। वीरेंद्र की बात खत्म होने पर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। तालियों की गूंज इतनी ज्यादा थी कि पूरा हॉल एक ताल में तालियां बजा रहा था। वीरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल के लिए उसे ये लगा कि शायद आज वो अपनी नाक कटा देगा, लेकिन वक्त रहते उसने अपनी डूबती हुई नैया को पार लगा दिया। एक तरफ जहां वीरेंद्र ने राहत की सांस ली थी, वहीं दूसरी तरफ गोविंद की नाक में दम हो चुका था। अब वो चैन से बैठने वाला नहीं था। एक मिनट रुको। गोविंद गुस्से में खड़ा हो गया। सभी लोग उसको हैरानी से देखने लगे। लोगों के रिएक्शन को देखकर गोविंद को एहसास हुआ। तभी उसने नरमियत के साथ कहा, मेरे कहने का मतलब है कि 1 मिनट तो रुक जाओ। वीरेंद्र, तुमने हम सबसे इतनी अच्छी बातें की है, अब वैसे भी चर्चा समारोह खत्म होने वाली है। क्यों ना हम इस रात को भगवत गीता के किसी श्लोक पर खत्म करें? ये सुनकर वीरेंद्र की सांसें अटक गई। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी यही लगता है। हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अचानक से सभी लोगों की तरफ से रजामंदी आने लगी। गोविंद मुस्कुराकर अपनी नजरें तिरछी करके वीरेंद्र को देख रहा था कि जैसे मानो वो उसको चैलेंज कर रहा। श्लोक? लेकिन मुझे लगता है कि श्लोक के मामले में तो आपसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता आचार्य जी। तो मेरे बदले आप क्यों नहीं पढ़ते? वीरेंद्र ने कहा। तभी गोविंद हंसने लगा और बोला, नहीं वीरेंद्र, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे सामने। तुम तो सच में इतने महान हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इसीलिए ये सौभाग्य का काम मैं तुम्हें देना चाहता हूं। वैसे भी ये तुम्हारी पहली सरस्वती पूजा है ना, इसलिए। वीरेंद्र के पसीने छूटने लगे। कितना बदमाश है ये गेंडा। अच्छा खासा मेरी जान छूट रही थी, लेकिन आखिर में इसने ये लूट और लगा दी मेरे पीछे। मैंने तो पता नहीं आखिरी बार कब भगवत गीता खोली थी। श्लोक के नाम पर मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या सुनाऊंगा मैं सबको? पूरा फंस गया यार। तभी वीरेंद्र माइक पर गया। शर्दी। वीरेंद्र कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे श्लोक नहीं बोला जा रहा था। वीरेंद्र, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी गोविंद बोल पड़ा, नहीं नहीं,
कुछ नहीं, मैं वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा श्लोक सुनाऊं। कोई सा भी सुना दो। गीता के तो हर श्लोक अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे से देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें भगवत गीता का कोई श्लोक आता ही नहीं। ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए और उसके पसीने छूटने लगे। सच सच बताओ वीरेंद्र, तुम इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? नहीं आचार्य जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सच में फैसला नहीं कर पा रहा कि कौन सा श्लोक पढ़ूं, बस इसलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तभी वीरेंद्र ने स्टेज पर रखी हुई टेबल पर से पानी की बोतल उठा ली और उसे कोने में जाकर पीने लगा। भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास इस मुश्किल से बचने का कोई चारा भी नहीं है। ऐसे में बस मेरी नागराज जी मदद कर सकते हैं। नागराज जी, कुछ कीजिए प्लीज। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए अभी भी मेरे पास उनका पुण्य बच रहा होगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए। वीरेंद्र ने इतनी जल्दबाजी में पानी के 2-3 घूंट पिए कि थोड़ा सा पानी उसके चेहरे पर भी फैल गया। इसीलिए उसने अपनी कोहनी से मुंह साफ किया और फटाफट माइक के पास जाकर फिर से खड़ा हो गया। सभी लोग वापस अपनी कमर सीधी करके बैठ गए। वीरेंद्र को सुनने के लिए वो उतावले थे, लेकिन सबसे ज्यादा उतावला तो गोविंद था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वीरेंद्र को कुछ भी आता ही नहीं था, जो कि सच भी था। अब क्या करेगा बच्चू, मैंने तेरी दुखती रग पर हाथ रखा है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुझे धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं पता। तभी वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो अपनी जुबान पर कुछ लफ्ज लाने की कोशिश करने लगा। अचानक तभी वीरेंद्र को अपनी आंखों के सामने कुछ अक्षर लिखे हुए नजर आने लगे। वो अक्षर संस्कृत में थे। श एनम वेत्ति। वीरेंद्र इन्हें पढ़ने लगा और शॉक्ड रह गया। ये सब कैसे हो रहा है? वीरेंद्र को आगे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ नजर आया। क्या कर रहा है ये? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मुझे तो लगता है इसे कुछ भी नहीं आता, बस ऐसे ही खड़ा हो गया है वहां पर टाइम पास करने के लिए। गोविंद फिर से श्रीधर के कान भरने लगा और श्रीधर हैरान हो गया और वीरेंद्र की ओर देखने लगा। येनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह है गीता के दूसरे पाठ का 19वां पद, जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न मारी जाती है। वीरेंद्र ने आंखें बंद करके एक ही सांस में पूरा श्लोक बोल डाला। तभी पूरे हॉल में तालियां गूंज पड़ी। वीरेंद्र हैरान हो गया। तभी उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा खुश थे और जोरदार तालियां बजा रहे थे। वीरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई भी श्लोक नहीं आता था और मेरी आंखों के सामने वो अक्षर कैसे आ रहे थे? किसने किया ये सब? वीरेंद्र परेशान था। कुछ न आने के बावजूद भी उसने सबके सामने इतना बड़ा श्लोक कह डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़के को तो कुछ भी नहीं आता, तो फिर इसने सबके सामने श्लोक कैसे कह दिया? गोविंद फिर से गुस्से के मारे खड़ा हो गया और तमाशा बनाने लगा। गोविंद, ये तुम क्या बोल रहे हो? अपनी जबान संभाल के बात करो। जरा सोचो तो सही कि तुम किसी के बारे में बोल क्या रहे हो। ये सब तुम्हें भी शोभा नहीं देता। श्रीधर उसको शांत कराने लगा, लेकिन गोविंद को शांत कराना शायद श्रीधर के हाथ में नहीं था। नहीं श्रीधर, तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। मैं इस लड़के को अच्छे से जानता हूं। ये बहुत चालाक है, इसने कोई ना कोई तिगड़म लगाई है, वरना ये झूठा और मक्कार। बस हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसी मक्कारी करके हम सभी की आंखों में धूल झोंक रहा है। कैसी धूल झोंक रहा है ये? क्या तुम ऐसा कुछ जानते हो जो हम नहीं जानते? क्या बताएंगे गोविंद आचार्य सबको? किसने मदद करी थी वीरेंद्र की? वीरेंद्र ने वो श्लोक अपने दम पर कैसे बोल दिया? क्या मामला यही शांत हो जाएगा या फिर गोविंद वीरेंद्र को जलील करने के लिए कोई नई तरकीब अपनाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।
झूठा है ये लड़का। धर्म के नाम पर इसे कुछ भी नहीं आता। इस बार भी इसने अपने कोई तिगड़म लगाकर ये श्लोक पढ़ा है। गोविंद वीरेंद्र को बेइज्जत करने लगा। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो गए थे। अरे ये आचार्य जी कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है। गोविंद, ये तुम क्या बोले चले जा रहे हो? तभी वीरेंद्र की साइड लेते हुए आचार्य श्रीधर ने कहा, बहुत देर से देख रहा हूं तुम वीरेंद्र को टारगेट किए जा रहे हो। ऐसा करना गलत है गोविंद। देखा श्रीधर, तुम भी फंस गए ना इसके जाल में। इसने तुम सबकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध रखी है। उसके अलावा तुम लोगों को कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है। कौन है ये, कहां से आया है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? इसने अपनी योग्यता कहां से हासिल की है? क्या इसका कोई सबूत है इसके पास? गोविंद कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। बात बढ़ती चली जा रही थी, इसीलिए वीरेंद्र को अब खतरा महसूस हो रहा था। अगर गोविंद बोलता रहा तो वीरेंद्र का राज पकड़ा जा सकता था। बताओ मुझे, क्या इसने तुम्हें कुछ बताया कि इसने कौन से गुरुकुल से संन्यास लिया था? इसके गुरुजी कौन थे? इसको क्या क्या आता है? आप ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, मुझे सच में कुछ नहीं आता। अचानक तभी वीरेंद्र ने गोविंद की बात काटते हुए कहा। यह सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह गए। गोविंद भी हैरान होकर वीरेंद्र को देखने लगा। मुझे कुछ नहीं आता, मैं आप सबके सामने इतनी देर से नाटक कर रहा था। क्या? लोगों के बीच हंगामा हो गया। श्रीधर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोविंद हल्के हल्के मुस्कुराने लगा, लेकिन वो काफी हैरान भी था। अरे क्या बात है, मैंने अभी तो अपना ड्रामा भी खत्म नहीं किया और इसने अभी से हार मान ली। मैं एक सच्चा सन्यासी नहीं हूं। मैंने आप सबसे झूठ बोला। वीरेंद्र, बातों को ना गोल गोल मत घुमाओ और हमें सच बताओ, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या गोविंद जो भी कुछ कह रहा है वो सच है? श्रीधर ने फौरन पूछा। तभी वीरेंद्र ने एक लंबी सांस भर के कहा, जी गुरुजी, आचार्य गोविंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक सच्चा सन्यासी नहीं हूं, क्योंकि आजकल की दुनिया में सन्यासी की पहचान ऐसी तो होती है ना, जिसने किसी तोते की तरह ग्रंथों के बारे में रट रखा हो, या जिसे धर्म के बारे में मुंह जुबानी सब कुछ याद हो। इसलिए हाँ, मैं वो सब करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। मुझे तो लगता था कि शायद सन्यासी बनना एक अच्छे और महान इंसान बनने के बराबर है, और मेरी नजरों में इसकी परिभाषा होती है एक ऐसा इंसान जो मजबूरों की जरूरत के बारे में समझे, जो किसी का बुरा ना करे और हमेशा ऊपर वाले को सबसे ऊपर रखे। लेकिन शायद ये मेरी परिभाषा आजकल के समाज में फिट नहीं हो सकी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा नाम अपने संगठन से हटा दें और अगली बार मुझे कभी भी यहां पर नहीं बुलाएं। शायद मेरी गलती थी कि मैं अपना आश्रम छोड़कर बाहर की दुनिया देखने के लिए आया। शायद बाहर की दुनिया के लिए मैं नहीं बना। मुझे अपने घर ही लौट जाना चाहिए। इतना कहकर वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और वो स्टेज से नीचे उतरकर आने लगा। ठहरो। अचानक तभी आचार्य श्रीधर बोल पड़े। गोविंद का मुंह सड़ा हुआ सा था। जब देखो ये परमात्मा वाली बातें करके सबका दिल जीत लेता है। वो मन ही मन गुस्से में बोल रहा था। तभी आचार्य श्रीधर स्टेज पर वीरेंद्र के पास गए और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तुम सामान्य सन्यासियों जैसे नहीं। वीरेंद्र चेप गया और अपनी उंगलियों को आपस में कुलबुलाने लगा। लेकिन झूठ तो इस बात में भी नहीं है कि तुम उन सभी से काफी ऊपर हो। यह सुनकर वीरेंद्र हैरान हो गया। गोविंद का चेहरा भी सफेद पड़ गया। हमारी नजरों में तुम सभी सन्यासियों से ऊपर हो, क्योंकि तुम्हारे सोचने का नजरिया और योग्यता उनके दायरे में नहीं है। सभी लोग इस बात पर ताली बजाने लगे और वीरेंद्र को चीयर करने लगे। वीरेंद्र मुस्कुराकर सबकी तरफ देखने लगा। तभी उसने इमोशनल होकर फौरन श्रीधर के पैर छुए। श्रीधर ने उसे ऊपर उठाया और उसके बाद अपने गले से लगा लिया। ये पूरा सीन देखकर गोविंद के तन बदन में आग लग गई।
उसने गुस्से में अपना पैर जमीन पर मारा और वहां से फौरन निकल गया। हाँ, आज तो हालत ही खराब हो गई। क्या टाइम हो रहा है? इतना कहकर वीरेंद्र ने घड़ी की तरफ देखा। 2 बज गए। हे भगवान, आज तक मैं 2 बजे तक नहीं जागा हूं। ऊपर से प्रोग्राम। चलो कम से कम खत्म तो हुआ सब कुछ। हॉल से निकलने के बाद वीरेंद्र अब अपने कमरे में पहुंच चुका था। अपना बिस्तर वगैरह ठीक करके वो सोने ही जा रहा था कि अचानक तभी सोने से 2 मिनट पहले उसने अपना फोन देखा। तभी उसे शिवानी का ख्याल आ गया। शिवानी का न तो कोई कॉल आया है और न ही मैसेज। पता नहीं वो अपने घर पहुंची भी होगी कि नहीं। शिवानी के बारे में सोचते ही वीरेंद्र की आंखों के सामने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए वीरेंद्र भी हल्के से स्माइल करने लगा और अपने सिर के नीचे हाथ रखकर लेट गया। तभी उसने एक लंबी सांस भरी और अपने आप से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी इंसान को इतना मिस कर सकता हूं। शिवानी, हमारी इतनी लड़ाई क्यों होती है? क्या हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? जाने से पहले मैं एक बार तुमसे जरूर मिलना चाहूंगा। काश कुदरत का कोई करिश्मा हो जाए और हम दोनों फिर से टकरा जाएं, जैसे बस में टकराई थी। मैं जानता हूं कि कुछ तो है हम दोनों के बीच में, कोई तो कनेक्शन है जो बार बार हमें एक दूसरे के करीब ले आता है। क्या गुत्थी है ये? मैं ये सुलझाने के लिए बेकरार हूं। ये सोचते सोचते वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। गहरी नींद में वो कब डूब गया उसको खुद पता नहीं चला। अगली सुबह सरस्वती पूजा की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। सभी आचार्य और पुजारी अपने अपने आश्रम और मंदिरों में लौटने की तैयारी कर रहे थे। वीरेंद्र भी अपने सामान के साथ तैयार खड़ा था। जाने से पहले एक आखिरी बार वो श्रीधर से मिलने उनके कक्ष में गया। श्रीधर अपने कक्ष से निकल ही रहे थे। अरे वीरेंद्र, क्या हुआ? कुछ चाहिए था? नहीं गुरुजी, बस जाते वक्त एक बार आपसे आखिरी बार मिलना चाह रहा था। आपका आशीर्वाद चाहिए। तभी वीरेंद्र ने झुककर श्रीधर के पैर छुए। बस मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा तरक्की करो और आगे बढ़ते रहो। वीरेंद्र स्माइल करने लगा। गुरुजी, आप लंगड़ा आश्रम जरूर आइएगा। आपकी मेहमान नवाजी करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर श्रीधर मुस्कुराने लगे और बोले, वैसे पहाड़ों का सफर मुझे सूट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर तुमने इतने ही प्यार से बुलाया है तो मैं इस साल के अंदर एक ना एक चक्कर तो जरूर लगाऊंगा उस तरफ। इस पर वीरेंद्र मुस्कुराने लगा। एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते उसका चेहरा गंभीर हो गया। गुरुजी, वैसे आचार्य गोविंद जी कल ही निकल गए थे क्या अपने आश्रम के लिए? यह सुनकर श्रीधर ने एक आह भर के कहा, हाँ, वो रात में ही हमसे नाराज होकर निकल गया था और हमने उसको कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने हमारा एक भी कॉल नहीं उठाया। लगता है वो हमसे गुस्सा है। तभी वीरेंद्र उदास होकर बोला, अब ये तो ठीक नहीं हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यहां पर नहीं आता तो उनका... ऐसा मत कहो वीरेंद्र। दिक्कत गोविंद के साथ है। मैं उसको 2 दिन से नोटिस कर रहा था। वो तुम्हारे आने पर बहुत ही चिढ़ा हुआ था और फिर तुमसे मिलने के बाद भी वो बार बार तुम्हारे ऊपर निशाना साध रहा था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात पर वीरेंद्र खुश हो रहा था, लेकिन तब भी उसने उदास होकर कहा, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं गुरुजी, इसलिए मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता वीरेंद्र। अगर बड़े छोटों की इज्जत नहीं करेंगे तो छोटे भी बड़ों को इज्जत नहीं देंगे। इस पर वीरेंद्र ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। अब मैं निकलता हूं गुरुजी। वीरेंद्र ने अपना बैग संभाला और वो श्रीधर के आश्रम से बस पकड़ने के लिए निकल गया। वीरेंद्र इस वक्त मेन रोड पर पहुंच चुका था। वहां से कई टैक्सी और ऑटो जा रहे थे जो कि उसको बस स्टैंड तक छोड़ देते। तभी वीरेंद्र ने हाथ दिखाते हुए एक ऑटो को रोका। ऑटो वाला रुकते ही बोला, कहां जाना है भैया? बस स्टैंड, डोडा, डुमरी? पहले तो वीरेंद्र का प्लान बस स्टैंड जाने का था, लेकिन ऑटो वाले के मुंह से इतने सारे ऑप्शन सुनकर वो हैरान हो गया। खास करके डोडा का नाम सुनकर उसके कान खड़े हो गए। डोडा? डोडा यहां से कितनी दूर है? तभी ऑटो वाला बोला,
अब ज्यादा तो नहीं, बस कुछ ऐसे 8 से 10 किलोमीटर है। वीरेंद्र ने अपने मन में सोचा, डोडा तो शिवानी का गांव है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? अगर मैं वहां पर गया तो मेरी शिवानी से मुलाकात हो जाएगी और अपने सवालों के जवाब भी मुझे मिल जाएंगे। जो बातें मुझे इतने अरसे से परेशान कर रही हैं वो सब सुलझ जाएंगी। ठीक है भैया, आप मुझे डोडा छोड़ दीजिए। इतना कहकर वीरेंद्र ऑटो में बैठ गया और ऑटो वहां से निकल गया। ऑटो में बैठे बैठे वीरेंद्र शिवानी के नंबर की तरफ देख रहा था। बस कुछ देर और शिवानी, उसके बाद हम दोनों साथ में होंगे और मैं तुम्हें अपने मन की बात कह दूंगा। कुछ ही देर में ऑटो वाले ने वीरेंद्र को एक मोड़ पर लाकर रोक दिया, जहां पर डोडा गांव करके एक बोर्ड लगा हुआ था। ये लीजिए भैया, आ गया आपका डोडा गांव, ऑटो वाले ने कहा। वीरेंद्र ने उसको पैसे दिए और वो ऑटो से उतर गया। जिस इलाके में ऑटो वाले ने उसे उतारा था वो थोड़ा सुनसान था। वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, साथ में काफी सारे खेत भी थे। वीरेंद्र ने खेत पहली बार देखे थे, इसीलिए वो वहां के वातावरण से काफी आकर्षित हो रहा था। वाह, कितनी सुंदर जगह है। सच में मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी हरियाली नहीं देखी। वीरेंद्र अपना बैग लेकर चल रहा था और उसके आसपास के मनोरम दृश्य का आनंद भी ले रहा था। उसको चलते चलते काफी देर हो गई थी। अब वीरेंद्र की सांस फूल रही थी। तभी उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ओहो, न जाने कितनी और दूर है शिवानी का मोहल्ला। अभी तक तो खेत ही खत्म नहीं हुए हैं। वीरेंद्र थक रहा था, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा था। शिवानी से मिलने की उसे इतनी चाहत थी कि उसे उसके सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वीरेंद्र एकदम रुक गया और पीछे पलटकर देखने लगा। इतने सुनसान इलाके में एक अकेले कुत्ते को देखकर वीरेंद्र हैरान हो गया। वो काले रंग का छोटा सा कुत्ता ठीक वीरेंद्र के पीछे खड़ा था। वीरेंद्र ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ने लगा। अचानक तभी उसे एहसास हुआ कि वो कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा है। वीरेंद्र एकदम डर गया और पलटकर देखने लगा। वो कुत्ता उसे ही देखकर भौंक रहा था। क्या परेशानी है तेरी, जाना यहां से, वीरेंद्र ने उसे डांटा। वो कुत्ता शांत हो गया और आगे नहीं भौंका। वीरेंद्र ने आगे बढ़ना फिर से शुरू किया। तभी वो कुत्ता फिर से भौंकने लगा और वीरेंद्र का पीछा करने लगा। वो कुत्ता पहले तो ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ने लगी और वो वीरेंद्र के ऊपर गुर्राने भी लगा। वीरेंद्र तिरछी निगाहें करके उसको देख रहा था। लगता है ये कुत्ता पागल हो गया है। अबे मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? वीरेंद्र ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो कुत्ता भी तेज स्पीड में उसको फॉलो करने लगा। अबे जाना तू यहाँ से, क्यों क्यों मेरे पीछे पड़ा है? सुबह सुबह पागल हो गया है क्या? वो कुत्ता इतनी तेज स्पीड में भाग रहा था कि ऑलमोस्ट वीरेंद्र के करीब आ चुका था। उसने वीरेंद्र की दुशाला खींचनी शुरू कर दी। अबे छोड़ मेरे कपड़े, छोड़। लेकिन वो कुत्ता कहां बाज आने वाला था। उसने वीरेंद्र की पूरी दुशाला खींच ली। वीरेंद्र पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। तभी सामने से एक बाइक वीरेंद्र की तरफ आ रही थी। उसे बीच में देखकर बाइक सवार वीरेंद्र की वजह से डिसबैलेंस हो गया। वीरेंद्र फौरन अपनी जगह पर रुक गया और घबराकर उस बाइक सवार को देखने लगा, जो सड़क पर अपनी बाइक के साथ गिरा पड़ा था। हे भगवान, क्या उस इंसान को मेरी वजह से चोट आ गई है? कौन था ये बाइक सवार जो वीरेंद्र की वजह से गिर गया था? क्या वो बाइक सवार अब वीरेंद्र से लड़ने वाला था? दूसरी तरफ वीरेंद्र को शिवानी से कौन सी मन की बात कहनी थी? क्या वो शिवानी से मिल भी पाएगा? वीरेंद्र को अपने गांव में देखकर क्या रिएक्शन होगा शिवानी का? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वीरेंद्र को बचाने के चक्कर में वो बाइक सवार खुद गिर गया। उसके गिरते ही वीरेंद्र एकदम घबरा गया। कुत्ते को दुशाला के साथ छोड़कर वीरेंद्र उस बाइक सवार के पीछे भागा। अरे उठो उठो, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो, ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था।
मैं आगे देख ही नहीं पाया। उस बाइक सवार ने जैकेट पहनी हुई थी और अपने चेहरे को हेलमेट से ढक रखा था। उसके हेलमेट का ग्लास भी काले रंग का था, इसलिए वीरेंद्र उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वीरेंद्र ने उस बाइक सवार को उठने में मदद की और उसकी बाइक को भी खड़ा किया। तभी उस बाइक सवार ने अपना हेलमेट उतारा। उसकी शक्ल देखते ही वीरेंद्र के होश उड़ गए। उस बाइक सवार के बाल खुल गए। जी हाँ, वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। शिवानी, तुम? वीरेंद्र के मुंह से निकला। इस वक्त शिवानी उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई थी। क्या तरीका है ये? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? शिवानी ने इरिटेट होकर कहा। आउच! मेरी कोहनी! शिवानी दर्द के मारे अपनी कोहनी सहलाने लगी। शिवानी, तुम यहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और तुम बाइक चलाती हो? वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी। वीरेंद्र ने इंप्रेस होते हुए कहा। तभी शिवानी उसे लुक देने लगी और अपना हेलमेट पटकते हुए बोली, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से अभी मुझे बहुत चोट लग सकती थी। शिवानी, मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सामने से तुम आ रही हो। और वो कुत्ता देखो, उसने मेरी दुशाला का क्या हाल कर दिया। तभी शिवानी ने उस छोटे से काले कुत्ते की तरफ देखकर कहा, अरे ये तो कल्लू है, हमारे गांव का कुत्ता। बहुत शैतान है। वही तो, वो मेरे पीछे पड़ गया था, इसीलिए मैं इसको पीछे पलटकर देख रहा था। सामने से तुम कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। वीरेंद्र ने समझाते हुए कहा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पूजा में गए थे ना? शिवानी ने पूछा। तभी वीरेंद्र ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, पूजा कल ही खत्म हो गई थी। आज मैं अपने गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे तुम्हारी याद आई। कहीं ना कहीं अपने दिमाग में मुझे तुम्हारे गांव का नाम याद था, इसीलिए मैं यहाँ चला आया तुम्हें ढूंढने के लिए। वैसे भी वो बस वाले हादसे के बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ही अजीब हो गया था। ये बोलते वक्त वीरेंद्र इधर उधर देखने लगा। शिवानी भी उससे अपनी नजरें चुरा रही थी। जो भी हुआ सो हुआ। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। बेहतर होगा कि तुम अपने आश्रम लौट जाओ। ये कहते कहते शिवानी अपने कपड़े ठीक करने लगी और बाइक पर निकलने के लिए तैयार थी। तभी वीरेंद्र झेप कर बोला, अरे ये क्या तरीका होता है? घर आए मेहमान से कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या? ये सुनकर शिवानी हैरान हो गई। क्या मतलब घर आए मेहमान? अरे मतलब मैं तुम्हारे गांव आया हूं, तुम्हें मुझे यहाँ घुमाना चाहिए, अपना गांव दिखाना चाहिए, और तुम हो कि ऐसे अनजान लोगों की तरह जा रही हो। वो दिन याद है जब तुम मेरे आश्रम में आई थी, तो मैंने कितना ख्याल रखा था तुम्हारा। ये सुनकर शिवानी की आंखें बाहर आ गई। अच्छा जी, इसका मतलब तुम एहसान जता रहे हो मेरे ऊपर? नहीं, मैं कोई एहसान नहीं जता रहा, मैं तो बस तुम्हारे गांव चलना चाहता हूं। तुम लेकर चलोगी ना मुझे? वीरेंद्र ने इतने प्यार और मासूमियत से शिवानी से पूछा कि उससे ना नहीं किया गया। 2 सेकंड के लिए तो वीरेंद्र को वो देखती की देखती ही रह गई। बोलो, ऐसे क्या देख रही हो? लेकर चलोगी ना मुझे? वीरेंद्र ने दोबारा पूछा। तभी शिवानी ने एक आह भरकर कहा, ठीक है चलो। वीरेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो शिवानी के पीछे बैठकर वहां से निकल गया। वीरेंद्र, थोड़ा पीछे हटकर बैठो ना, धक्के लग रहे हैं और तुम मेरे ऊपर गिर रहे हो बार बार। शिवानी ने ड्राइव करते हुए कहा। अरे तो मैं क्या करूं, यहाँ की सड़कें इतनी खराब हैं। वीरेंद्र बाइक के हैंडल को कसकर पकड़े बैठा था। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम किसी बहुत बड़े शहर से आए हो। तुम तो खुद पहाड़ी इलाके में रहते हो, तुम्हें तो आदत होनी चाहिए। आदत तो है, लेकिन बाइक पर बैठकर वहां ट्रेवल करने की आदत नहीं है। अचानक तभी शिवानी ने बाइक को रोक लिया। क्या हुआ, तुमने अचानक बाइक क्यों रोक दी? तभी शिवानी बोली, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। ये सुनकर वीरेंद्र ने अपने सामने के नजारे को देखा। वो कोई मोहल्ला टाइप का इलाका था।
तभी वीरेंद्र बाइक पर से उतरा और हैरान होकर बोला, यहाँ है तुम्हारा घर? शिवानी अपना हेलमेट उतारकर बोली, घर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ जरूरी काम है। वीरेंद्र सुनकर हैरान हो गया। चलो चलो जल्दी आओ, हम वैसे ही लेट हो गए हैं। तभी शिवानी वीरेंद्र को अपने साथ एक ऑटो के पास लेकर गई। भैया, सब कुछ तैयार है ना? शिवानी ने ऑटो वाले से पूछा। सब कुछ बिल्कुल रेडी है। उस ऑटो के अंदर ढेर सारा सामान रखा हुआ था। बच्चों के लिए स्टेशनरी, कपड़े, लत्ते, खाने पीने के सामान से लेकर उसके अंदर सब कुछ था। वीरेंद्र के माथे पर बल पड़ गए और उसने शिवानी से पूछा, शिवानी, ये सब क्या है? शिवानी स्माइल करते हुए बोली, वो काम है जो मुझे करना बहुत पसंद है। अरे शिवानी दीदी आ गई, शिवानी दीदी आ गई। तभी बच्चों का एक ग्रुप भागता हुआ शिवानी के पास आया। शिवानी ने उन सभी बच्चों को हग कर लिया और कहा, कैसी है बच्चा बाटी? बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन बच्चों के पीछे पीछे कुछ बूढ़े आदमी और औरतें भी शिवानी के करीब आए। कैसी हो शिवानी बिटिया? सुबह से तुम्हारी राह देख रहे थे। एक पल के लिए तो हमें लगा कि तुम आज आओगी ही नहीं, एक बूढ़ा आदमी बोला। तभी शिवानी ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई दिया, अरे दादू, आपको सच में ऐसा लगा? अब तो फिर आपने गलत सोचा, क्योंकि शिवानी खाना खाना भूल सकती है, लेकिन आप लोगों से मिलना कभी नहीं भूल सकती। इस बात पर वो सभी लोग हंसने लगे। वीरेंद्र को माजरा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन लोगों और शिवानी के बीच का बॉन्ड देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी शिवानी ऑटो के अंदर से चीजें निकाल निकाल कर उन सब में बांटने लगी। चिंटू, ये तेरा पेंसिल बॉक्स, और सरका आंटी, ये आपके लिए साड़ी। वो सभी लोग खुशी खुशी शिवानी के हाथ से सामान ले रहे थे। तब जाकर वीरेंद्र को समझ आया, अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब शिवानी इन लोगों को दान देती है। वीरेंद्र इस बात से हैरत जताने लगा। शिवानी के इस रूप के बारे में मुझे कभी नहीं पता था। सच में इसका दिल बहुत बड़ा है। वीरेंद्र भी उसकी मदद करने में जुट गया। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ये देखकर शिवानी हैरान हो गई और बोली, नहीं, रहने दो, मुझे आदत है, मैं अपने आप कर लूंगी। कोई बात नहीं शिवानी, जब दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो वो और जल्दी और अच्छे से होता है। शिवानी झेप गई और इधर उधर देखने लगी। तभी वीरेंद्र भी सामान निकाल निकाल कर सबको देने लगा। बच्चों, लो, जल्दी लो। शिवानी पहले तो नखरे कर रही थी, लेकिन बाद में वीरेंद्र को भी उसकी हेल्प करते हुए देखकर नीचे ही नीचे स्माइल करने लगी। अचानक तभी उन लोगों के ठीक सामने एक ब्लैक कलर की वैन आकर रुकी। वीरेंद्र और शिवानी दोनों उसकी तरफ देखने लगे। तभी उस वैन का दरवाजा खुला और उसके अंदर से 5 लोग निकले। वो पांचों के पांचों लड़के थे। उन्होंने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसके ऊपर एक एनजीओ का नाम लिखा हुआ था। शिवानी उन लोगों को देखकर चौंक गई। शिवानी, ये लोग कौन है और क्या ये भी तुम्हारे काम का हिस्सा है? वीरेंद्र ने पूछा। तभी शिवानी अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं वीरेंद्र, ये लोग मेरे साथ नहीं है, बल्कि मैं आज यहाँ पर इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए आई हूं। वीरेंद्र दंग रह गया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। ये लोग एक एनजीओ में काम करते हैं और ये अपने काम ढंग से नहीं करते। ये बस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट पाने के लिए दिखावा करते हैं। मुझे काफी लोगों ने इनके बारे में बताया था, इसीलिए आज मैं खुद इन्हें चेक करना चाहती थी। शिवानी ने दबी हुई आवाज में कहा। उन लोगों ने वैन के अंदर से एक फोल्डेबल टेबल निकाली और उसे बाहर रख दिया। उसके बाद उन्होंने अंदर से कई सारे पैकेट निकाले और उनको टेबल के ऊपर फैला दिया। वो सभी अपने अपने काम में लग गए और आसपास के लोगों को बुलाने लगे। तभी उनमें से एक छोटे और मोटे लड़के ने अपना फोन खोल लिया और लाइव रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीरेंद्र ने धीरे से शिवानी के कान में कहा, रुक जाओ, अभी देखते जाओ इनका तमाशा। शिवानी बोली। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम आए हैं डोडा गांव में और हम यहाँ के गरीब और लाचार लोगों की मदद करने के लिए आए हैं।
हम उन सभी लोगों को 2-2 हजार रुपए कैश में दे रहे हैं ताकि वो अपने घर का राशन और जरूरत का सामान खरीद सके। छोटे से आदमी ने लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए बोला, यहाँ पर मेरे साथ अभय, वरुण और सिमर है जो अभी सब में पैसे बांट रहे हैं। तभी लोगों ने उनकी वैन के आगे लाइन लगा ली। वरुण नाम का लड़का उन सभी को पैसे देने लगा। पैसे देते समय रिकॉर्डिंग फुल चल रही थी। पैसों का नाम सुनकर वहां पर काफी भीड़ लग गई थी, लेकिन उन लोगों ने गिनती के 8-10 लोगों को ही पैसे दिए। जब वो छोटी हाइट वाला लड़का रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी अभय नाम के लड़के ने उसके कान में आकर कुछ कहा। उसने इस बात पर अपना सिर हिला दिया और रिकॉर्डिंग बंद करते हुए कह दिया, बस गाइस, अब हमें जाना होगा। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सबको उनको पैसे बांटने में लगना पड़ेगा। हम आप लोगों से कुछ देर में ही मिलेंगे, बाय। इतना कहकर उस लड़के ने लाइव रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तभी बाकी के लड़के उसके पास आए और बोले, तुमने सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड किया ना? हाँ। तुम्हें पता है कि लाइव होते वक्त हमें कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे थे? सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, हमारी तारीफ कर रहे थे। अब तुम देखना, इस बार तो हमें भी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, पक्का। यस। वो सभी लड़के आपस में खुश होकर कहने लगे। तभी उन्होंने गांव वालों की तरफ देखा जो पैकेट के अंदर से पैसे निकालकर गिन रहे थे। उन लड़कों ने आपस में एक दूसरे को इशारा किया और तभी वो लोगों के पास गए। लाओ, इधर दो, मुझे वापस करो, ये पैसे तुम्हारे नहीं है। बस बस हो गया, देख लिए ना पैसे, अब वापस करो। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वीरेंद्र और शिवानी खुद शॉक्ड रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन चारों लड़कों ने जितने लोगों को भी पैसे दिए थे उन सबसे छीन लिए गए। ये क्या तरीका होता है? आपने ये पैसे तो हमारे लिए दिए थे ना, तो फिर तुम्हारे पैसे कहां से आए? तुम्हारे पैसे? ये मेरे पैसे हैं और अपनी जेब से निकालकर मैंने तुम्हें दिए थे। वो तो बस रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा सा दिखाया था। मुझे मेरा पेंसिल बॉक्स चाहिए। तभी एक छोटी सी लड़की ने कहा। वरुण को गुस्सा आ गया और वो उसको घूरते हुए बोला, ये तुम्हारा पेंसिल बॉक्स नहीं है, ये देखो पैसे हैं पेंसिल बॉक्स के अंदर। तभी वरुण ने उसके पेंसिल बॉक्स में से पैसे निकाल लिए और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। ये ले अपना पेंसिल बॉक्स। ये देखकर वो छोटी सी बच्ची रोने लगी। दूर खड़ा ये सब होता देख वीरेंद्र का खून खौल गया। शिवानी की भी तन बदन में आग लग गई थी। उससे रुका नहीं गया और वो वरुण को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन वहां पर कोई शिवानी से भी ज्यादा तेज था और वो कोई और नहीं, वो वीरेंद्र था। वीरेंद्र फौरन वरुण के पास गया, उसने उसका कॉलर पकड़ा और मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। उसका ये मूव देखकर वरुण के सभी साथी शॉक्ड रह गए। आसपास के लोग भी डर के घबरा गए और पीछे हट गए। ए, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई वरुण को चाटा लगाने की? अभय आक्रामक होकर बोल पड़ा। तभी वीरेंद्र भी उसको घूर कर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वीरेंद्र आज लड़ने की पूरी तैयारी करके आया था। खासकर जब सामने शिवानी भी खड़ी थी तो उसका जोश कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। कौन थे ये एनजीओ वाले और गांव वालों के साथ इतना गलत क्यों कर रहे थे? क्या वीरेंद्र इन सबको सबक सिखा पाएगा? ऐसा करके क्या वो शिवानी का दिल जीत लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस वरुण